हेलो मित्रों, उम्मीद है कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे। चलते हैं प्रैक्टिस सेट पर। 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है ये। बढ़ते हैं अब। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, संपीड़ित स्प्रिंग में क्या होता है, कौन सी ऊर्जा होती है? पहला ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा, दूसरा है विद्युत ऊर्जा, तीसरा है गतिज ऊर्जा और चौथा है स्थितिज ऊर्जा। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों से भरी ये सीरीज है। इस प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा। बताइए, संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? दिमाग लगाइएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा कि संपीड़ित जो स्प्रिंग होती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही ऑप्शन है मित्रों, सोच लिया होगा ज़्यादातर ने, स्थितिज ऊर्जा। इसका डी ऑप्शन सही होगा, स्थितिज ऊर्जा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, किसी आवेशित वस्तु से भूमि पर आवेशों के स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोई आवेशित वस्तु है, ठीक है, उसका आवेश पृथ्वी पर जा रहा है, ठीक है, तो पृथ्वी पर जाने आवेश के स्थानांतरण की प्रक्रिया पृथ्वी पर जाने की क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन संचलन, दूसरा है अर्थिंग, तीसरा है लाइटनिंग और चौथा है दोलनगत। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि आवेश भूमि में जा रहा है, तो कौन सा होगा? ये बहुत सरल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुन भी रखा होगा काफी लोगों ने कि अर्थिंग। तो इसका ऑप्शन होगा अर्थिंग। भूमि में आवेशों के स्थानांतरण की क्रिया कहलाती है अर्थिंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अकार्बनिक प्राकृतिक संसाधन है? पहला ऑप्शन है जानवर, दूसरा है जीवाश्म ईंधन, तीसरा है जल और चौथा है पौधे। बताइएगा कौन सा होगा इनमें, निम्नलिखित में से कौन सा एक अकार्बनिक प्राकृतिक संसाधन है? प्राकृतिक भी हो और अकार्बनिक भी हो, ठीक है, तो कौन सा होगा? तो इसका सही ऑप्शन है मित्रों जल। जल अकार्बनिक है। कैसा है? अकार्बनिक, इसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। और एक चीज आप लोग एक समझ लीजिए, जितनी भी जीवित जिसमें जान होती है, जो सजीव होते हैं, वो कार्बनिक ही होते हैं, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो जंतु की श्रेणी में आए। क्लियर है इतना? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु को क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है? पहला ऑप्शन है तांबा और चांदी, दूसरा ऑप्शन है निकेल और लोहा, तीसरा ऑप्शन है तांबा और क्रोमियम और चौथा ऑप्शन है तांबा और निकेल। बताइए, स्टील जो स्टेनलेस स्टील होती है ना, इसके बर्तन बनते हैं, तो वो स्टेनलेस स्टील जो है वो किसका कंपोजिशन होता है, मिश्रण किसका होता है, उसमें क्या क्या चीज होती है? तो दिमाग लगाना है आप लोगों को। इन चार ऑप्शन में से ये दे रखा है कि क्रोमियम के साथ किन और धातुओं को मिलाया जाता है। तो एक तो क्रोमियम क्वेश्चन में ही दे रखा है, तो दिमाग लगाइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो एक क्रोमियम है, दूसरा लोहा तो निश्चित ही होता है, तीसरा स्टेनलेस स्टील चमकती है तो निकल होता है। तो क्रोमियम, निकल और लोहा, तो क्रोमियम दे रखा है और निकल और लोहा ये बी ऑप्शन है। ये इतना क्लियर है मित्रों? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है वेग, दूसरा है त्वरण और तीसरा है दूरी और चौथा है बल। विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन चल रहे हैं, अति महत्वपूर्ण है। विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? दिमाग लगाइए, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? वेग कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा, दूरी कहलाएगा या बल कहलाएगा? दिमाग लगाइए मित्रों। तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों विस्थापन परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। इसका ए ऑप्शन सही होगा। यदि यहाँ पे ये होता है कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो वो त्वरण हो जाता। क्या हो जाता? त्वरण, एसिलरेशन हो जाता है, एसिलरेट हो रही है चीज। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चौथा ऑप्शन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या है? दिमाग लगाइए मित्रों, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहा जाता है? ज्यादातर मित्रों ने सोच लिया होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है मित्रों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। इसका डी ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ध्वनि की चाल माध्यम के, अब बीच में खाली जगह, यानी कि किन गुणों पर निर्भर करती है? क्वेश्चन कह रहा है
ध्वनि की चाल माध्यम के किन गुणों पर निर्भर करती है? पहला ऑप्शन है तापमान, दूसरा ऑप्शन है घनत्व, तीसरा मतलब ये जो दिए हैं सभी, और चौथा है लोच। बताइएगा किस पे निर्भर करती है? ध्वनि की चाल माध्यम के किन गुणों पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है? दिमाग लगाइए मित्रों। तो ध्वनि की चाल मित्रों निर्भर करती है इन सभी पर निर्भर करती है। तो ये सारे विकल्प सही होंगे, ठीक है, ये बी ऑप्शन सही होगा। तापमान पर भी निर्भर करती है, घनत्व पर भी निर्भर करती है, लोच पर भी निर्भर करती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्वनि फिर खाली जगह के माध्यम से गुजर नहीं सकती, यानी ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती? पहला ऑप्शन है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है हवा और चौथा है निर्वात। दिमाग लगाइए, बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद सरल क्वेश्चन है। दिमाग लगाइए कौन सा ऑप्शन सही होगा कि ध्वनि कहाँ पर नहीं गुजर सकती है? ध्वनि के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ध्वनि के लिए हमारी आवाज़ आप तक जो पहुँच रही है, आपके मोबाइल से आपके कानों तक आवाज़ पहुँच रही है। अगर आपके मोबाइल और कानों के बीच से हवा को हटा दिया जाए, तो हमारी आवाज़ आपके कानों तक नहीं पहुँच पाएगी। ध्वनि को गत करने के लिए किसी ना किसी माध्यम की ज़रूरत होती है, और माध्यम जहाँ पर नहीं होगा, उसको कहेंगे निर्वात। तो इसका ऑप्शन सही होगा मित्रों डी, निर्वात इसका ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? पहला ऑप्शन है O3 यानी ओजोन, दूसरा है ऑक्सीजन गैस, तीसरा है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। बताइएगा चूने के पानी को दूधिया कौन कर देता है? ये 12th में एक प्रैक्टिकल भी होता है कार्बोनेट का, ठीक है, उसमें ये होता है, चूने का पानी दूधिया हो जाता है, उसको चेक किया जाता है कि दिए गए मिश्रण में कार्बोनेट उपस्थित है कि नहीं। तो दिमाग लगाइए मित्रों, जो साइंस के कैंडिडेट है वो एकदम पता कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, CO2 मित्रों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। खाली जगह दे रखी है, सबसे तन्य तत्व कौन सा है? तन्य मतलब जिसके तार खींचे जा सकते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है गंधक, दूसरा है फास्फोरस, तीसरा है जस्ता और चौथा है सोना। तो इनमें से सबसे तन्य कौन सा है? सबसे तन्य तत्व कौन सा है? दिमाग लगाइए मित्रों, बेहद इंपॉर्टेंट और सरल इसलिए हो चुका है क्योंकि कई बार कई परीक्षाओं में आ चुका है। तो हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा टफ लग रहा हो, लेकिन ये है बहुत सरल क्वेश्चन। तन्य कौन सा तत्व जिसके तार खींचे जा सकते हैं, पतले से पतले तार खींचे जा सकते हैं, ठीक है, और भंगुर नहीं होते यार, टूटता नहीं है तार। तो सीधी सी बात है, इनमें से जो है वो सोना है। सोने के तार सबसे ज्यादा खींचे जा सकते हैं, यही तन्य है। ये डी ऑप्शन सही होगा। अब ये 10 तक विज्ञान के प्रश्न थे। अब अर्थ जगत के क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि RBI नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख पर क्या असर होगा? ठीक है, ये सर्जन नहीं होगा, सर्जन है, साख पर क्या असर होगा? पहला ऑप्शन कोई असर नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन घट जाएगी, तीसरा ऑप्शन बढ़ जाएगी, और चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या ऑप्शन सही होगा? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि RBI नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख पर क्या असर पड़ेगा? इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? दिमाग लगाइएगा। यदि ऐसा होता है, यदि RBI नगद कोषानुपात को घटा देती है तो मित्रों तो साख बढ़ जाती। इसका सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन इसका सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? पहला ऑप्शन पूंजीवादी, दूसरा है समाजवादी, तीसरा है मिश्रित और चौथा है वैश्विक। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? दिमाग लगा के बताइए मित्रों कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो निजी अधिकार जिसमें होते हैं, जिस अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं तो वो पूंजीवाद होगी, पूंजीवादी। इसका ए ऑप्शन सही होगा मित्रों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है RBI गवर्नर, दूसरा है भारत के राष्ट्रपति, तीसरा है वित्त मंत्री, चौथा है वित्त सचिव। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? दिमाग लगा के बताइए। देखते भी होगे 100 रुपए का नोट, ठीक है,
तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों आरबीआई गवर्नर के दस्तखत होते हैं उस पर 100 रुपए के नोट पर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फेमा का पूर्ण रूप क्या है, यानी फेमा का पूरा नाम क्या होगा? पहला ऑप्शन है फंड्स एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, दूसरा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तीसरा है फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन और चौथा है फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी। दिमाग लगाइएगा, फेमा है क्या? फेमा क्या है, दिमाग लगा के बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो मित्रों फेमा, इसमें जो ए है ना, ए ये एक्ट होता है, आप ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा का पूरा नाम। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? पहला ऑप्शन है ब्याज दर, दूसरा है शेयरों की कीमत, तीसरा है नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति और चौथा है व्यक्तिगत कर। बताइए किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? दिमाग लगाइए मित्रों, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा? तो इसका सही ऑप्शन है मित्रों कि नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति के बढ़ने के फलस्वरूप जो है निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन आरबीआई, दूसरा है नीति आयोग, तीसरा है वित्त मंत्रालय और चौथा है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? दिमाग लगाइएगा मित्रों, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी होगी? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही ऑप्शन होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, डी ऑप्शन इसका सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है तृतीयक, दूसरा ऑप्शन है प्राथमिक, तीसरा ऑप्शन है द्वितीयक और चौथा ऑप्शन है कृषि। बताइए सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या होता है? दिमाग लगा के बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम। तो इसका सही ऑप्शन है तृतीयक, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम होता है तृतीयक। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? पहला ऑप्शन है बलवंत राय मेहता, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, तीसरा ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन और चौथा है नॉर्मन एडबर्ग। कौन सा ऑप्शन सही होगा? दिमाग लगा के बताइए कि श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। जो कल स्लाइड पढ़ाई थी इससे पिछली वाली, उसमें हरित क्रांति, फिर उससे भी पहले वाली में हरित क्रांति संबंधित क्वेश्चन थे। ये देखिए श्वेत क्रांति वाला जो है ये लिया है। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? अधिकांश मित्रों ने सोच लिया होगा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है पीवी नरसिम्हा राव। 1991 में कौन प्रधानमंत्री था? सीधे ये समझ लीजिए, ये पूछा जा रहा है, पीवी नरसिम्हा राव। दूसरा है अटल बिहारी वाजपेयी, तीसरा ऑप्शन है मनमोहन सिंह और चौथा इनमें से कोई नहीं। दिमाग लगाइए, 1991 में कौन प्रधानमंत्री था जब भारत में आर्थिक सुधार किए गए थे तब? तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों पीवी नरसिम्हा राव। इसका ए ऑप्शन सही होगा पीवी नरसिम्हा राव। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम यूपी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पहला ऑप्शन है 1991, दूसरा ऑप्शन है 1994, तीसरा ऑप्शन है 1999 और चौथा ऑप्शन है 2001। बताइए दिमाग लगा के कि उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों 1994, 1994 में की गई थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में, फिर खाली जगह है, को प्रोत्साहित करना है। भाई किस क्या प्रोत्साहित करना है? पहला ऑप्शन है कृषि नवाचार, दूसरा ऑप्शन है डिजिटल बैलेट, तीसरा ऑप्शन है स्वदेशी और विशेष उत्पाद और चौथा है कंप्यूटर का ज्ञान। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य क्या है? उत्तर प्रदेश में किस चीज को प्रोत्साहित करना है? तो ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो इसका है
कि एक जिला एक उत्पाद इसलिए चलाया गया था, ये सी ऑप्शन सही है, स्वदेशी और विशेष उत्पाद को जो है वो बढ़ावा देना था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, कई बार आ चुका है परीक्षाओं में कि जो सरकारिया आयोग है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है चुनाव सुधारों में, दूसरा है केंद्र और राज्य संबंध में, तीसरा है भारत में प्रेस की स्वतंत्रता और चौथा है बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र। बताइए दिमाग लगा के कौन सा ऑप्शन सही होगा कि सरकारिया आयोग जो है वो किससे संबंध रखता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों सरकारिया आयोग केंद्र और राज्य संबंध जो है इससे संबंधित होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? पहला है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? दिमाग लगाइए मित्रों, अनुच्छेद 19 में शामिल है मित्रों वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका ए ऑप्शन सही होगा। 19 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है यह अधिकार शामिल है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? ये ए में दे रखा है, ये ए सभी यानी कि ये सब। तो देखते हैं, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, दूसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना, तीसरा है भारत की संप्रभुता अखंडता और एकता की रक्षा करना। बताइए दिमाग लगा के इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? मौलिक कर्तव्य, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा समय आपको देते हैं। मौलिक कर्तव्य में ये सार्वजनिक संपत्ति, दिमाग लगा लिया होगा, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता विकसित करना और भारत की संप्रभुता अखंडता और एकता की रक्षा करना, ये सब मौलिक कर्तव्य ही हैं। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन इसका सही होगा। क्लियर है इतना? अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष, पहला है श्री मोंटेग सिंह अहलूवालिया, दूसरा है श्री आरपी सिन्हा और तीसरा है श्री आरपी सिंह अहलूवालिया। कौन सा ऑप्शन सही होगा? अहलूवालिया लिखा लेकिन अहलूवालिया होगा। तो आंसर कौन सा सही होगा? योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे मित्रों? तो इसका सही ऑप्शन है श्री मोंटेग सिंह अहलूवालिया। ये ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? पहला ऑप्शन अनुच्छेद 30, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 26, तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 27, चौथा ऑप्शन अनुच्छेद 29। बताइए अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? बताइएगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा अनुच्छेद 29, इसका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया है? पहला ऑप्शन मादक पेय और ड्रग की खपत को प्रतिबंधित करना, दूसरा ऑप्शन समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, तीसरा ऑप्शन राष्ट्रों के बीच अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना और चौथा ऑप्शन आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने की राज्य की आवश्यकता। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा कि 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी जोड़ा गया? बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? दिमाग लगा के, क्वेश्चन बड़ा है, इंपॉर्टेंट है, सरल भी है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया था ये समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, ये जोड़ा गया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 356, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 359, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 344 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद
45। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान जो है मौलिक कर्तव्यों को भी निलंबित किया जा सकता है। बताइएगा दिमाग लगा के कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही ऑप्शन है मित्रों, इसका सही ऑप्शन है अनुच्छेद 359 इसके अंतर्गत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया। तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेहद सरल भी है। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उस उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया गया तो किसके द्वारा। पहला ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा सरोजिनी नायडू और चौथा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तो निश्चित ही पता होगा आप लोगों को। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है मित्रों जवाहरलाल नेहरू। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 162, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 170, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 165 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 167। बताइएगा कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है अनुच्छेद 167। कौन सा करता है, अनुच्छेद 167। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं। ठीक है, ये किस अनुच्छेद में है ये। तो पहला ऑप्शन अनुच्छेद 165, दूसरा अनुच्छेद 176, तीसरा अनुच्छेद 175 और चौथा अनुच्छेद 164। किस अनुच्छेद में ये शामिल है कि जो है राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों अनुच्छेद 175। ये सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद सरल क्वेश्चन है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। ठीक है भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है ये बताना है, सीधा सा प्रश्न। पहला ऑप्शन 8वां, दूसरा 5वां, तीसरा 6ठा और चौथा 7वां। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ज्यादातर को मालूम होगा तो इसका सही ऑप्शन है 7वां स्थान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है। पहला ऑप्शन पाकिस्तान, दूसरा चीन, तीसरा बांग्लादेश और चौथा नेपाल। बताइएगा सबसे ज्यादा भूमि साझा करता है। ठीक है, मतलब बॉर्डर सबसे ज्यादा भूमि साझा करता है किस देश के साथ। तो इसका सही ऑप्शन है मित्रों बांग्लादेश। सी ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है। पहला ऑप्शन 6, दूसरा 5, तीसरा 8 और चौथा 7। कितने देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है। बताइएगा भारत के टच में कितने और देश हैं। तो सीधी सी बात है भारत का 7 देशों के साथ है। कितने देशों के साथ, 7 देशों के साथ है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां। भारत कितने देशों के टच में है, ठीक है, सीमा कितने के साथ साझा करता है, तो 7। दोनों का उत्तर 7 ही 7 है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है। पहला ऑप्शन म्यांमार, दूसरा चीन, तीसरा नेपाल और चौथा पाकिस्तान। दिमाग लगाइए, बेहद सरल क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट है। ये देखा होगा कि न्यूज में भी सुनते हुए कि भाई फला इंसान ने कुछ क्राइम किया, वो विदेश चला गया। किस रास्ते से जाएगा मालूम है आप लोगों को, तो दिमाग में आ गया होगा नेपाल के साथ सीमा खुली हुई है। ठीक है, नेपाल ही में ज्यादातर भागते हैं लोग। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये केवल प्रश्न को याद करने का तरीका है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है। भाई मेघालय में ऐसी कौन सी जगह है किस शहर में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। पहला ऑप्शन है जोवाई, दूसरा है शिलांग, तीसरा है बाघमारा और चौथा है मौसिनराम। बताइए किस में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो ये ज्यादातर को मालूम होगा मौसिनराम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, डी ऑप्शन।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है? बताइए, इसमें से भारतीय रेलवे ट्रैक की श्रेणी नहीं है। पहला ब्रॉड गेज, दूसरा फुट गेज, तीसरा मीटर गेज और चौथा नैरो गेज। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है? दिमाग लगाइएगा मित्रों। तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों फुट गेज, बी ऑप्शन। फुट गेज रेलवे ट्रैक की श्रेणी नहीं है, बाकी तीनों हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? पहला ऑप्शन होगा सतलुज नदी, दूसरा होगा चिनाब नदी, तीसरा होगा रावी नदी और चौथा होगा श्योक नदी। बताइएगा कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग लगाइएगा। तो इसमें से सही ऑप्शन होगा चिनाब नदी, बी ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई? भाई सतलुज नदी है, उसमें से कौन सी परियोजना बनाई गई? पहला ऑप्शन नागार्जुन परियोजना, दूसरा है हीराकुंड परियोजना, तीसरा है भाखड़ा नागल परियोजना और चौथा है सरदार सरोवर बांध। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? सतलुज नदी में कौन सी परियोजना बनाई गई है? ठीक है, और जो परियोजना बनाई गई है वो जल विद्युत और सिंचाई के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सतलुज नदी पर मित्रों बनाई गई है भाखड़ा नागल परियोजना, इसका सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पहला ऑप्शन है लक्षद्वीप, दूसरा है दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, तीसरा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और चौथा है पुडुचेरी। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिमाग लगाइए, जिसका नाम सबसे छोटा वही सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसका ए ऑप्शन सही होगा लक्षद्वीप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? पहला ऑप्शन है ताप्ती, दूसरा है माही, तीसरा है करजन और चौथा है नर्मदा नदी। बताइए उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? दिमाग लगा के बताइएगा। उकाई बांध, तो उकाई बांध मित्रों ताप्ती नदी पर स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन 15 जून, दूसरा है 23 अक्टूबर, तीसरा है 1 नवंबर और चौथा है 30 मई। बताइएगा छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो मित्रों छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। इसका सी ऑप्शन सही होगा 1 नवंबर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का शुभारंभ किसने किया? पहला ऑप्शन है रामानुजाचार्य, दूसरा है नामदेव, तीसरा है बासवन्ना और चौथा है शंकराचार्य। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का शुभारंभ किसने किया था? दिमाग लगाइए। तो कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का जो आरंभ शुभारंभ किया था वो मित्रों किया था बासवन्ना ने। किसने किया था? बासवन्ना ने किया था। इसका सी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1799 से 1803, दूसरा ऑप्शन है 1775 से 1780, तीसरा ऑप्शन है 1764 से 1766 और चौथा ऑप्शन है 1857 से 1860। कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। अब ये हिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए हैं, कौन सा सही होगा ऑप्शन? तो इसका सही ऑप्शन है मित्रों 1775 से 1780। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कौन से त्योहार के दिन की थी? पहला ऑप्शन है दीपावली, दूसरा है बुद्ध पूर्णिमा, तीसरा है ईद और चौथा है बैसाखी। बताइए गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कौन से त्योहार के दिन की थी? दिमाग लगा के बताइएगा मित्रों। तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी मित्रों बैसाखी के दिन। कब की थी? बैसाखी के दिन। इसका डी ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन 1764 के बक्सर युद्ध में पराजित हुआ? पहला ऑप्शन है मल्हार राव होलकर, दूसरा है सुजाउद्दौला, तीसरा है जौना खां और चौथा है अंग्रेज। बताइए 1764 के बक्सर युद्ध में पराजित कौन हुआ था? कौन हारा था मित्रों? तो इसका सही ऑप्शन है मित्रों सुजाउद्दौला। कौन हारा था? सुजाउद्दौला, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। सिखों के 5वें
गुरु अर्जुन देव का जन्म स्थान है? पहला ऑप्शन ननकाना साहिब, दूसरा है करतारपुर, तीसरा है तरन तारण और चौथा है लाहौर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव का जन्म स्थान, दिमाग लगा के बताइएगा मित्रों। तो सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव का जो जन्म स्थान है वो तरन तारण में है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहां पर हुआ था? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है वाराणसी, दूसरा है ग्वालियर, तीसरा है मोरार और चौथा है झांसी। बताइएगा रानी लक्ष्मीबाई जो हैं उनका देहांत कहाँ हुआ था? तो मित्रों इसका सही ऑप्शन है उनका देहांत ग्वालियर में हुआ था। बी ऑप्शन इसका सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन राजगोपालाचारी, दूसरा ऑप्शन विलियम बेंटिंग, तीसरा है कैनिंग और चौथा है माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ज्यादातर को मालूम होगा, तो इसका सही ऑप्शन है मित्रों लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ऑप्शन 1857, दूसरा ऑप्शन 1907 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन 1757 ईस्वी और चौथा 1764 ईस्वी। दिमाग लगा के बताइए मित्रों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो मित्रों इसका सही ऑप्शन है 1757 ईस्वी। 1757 ईस्वी सी ऑप्शन इसका सही है। मित्रों उम्मीद है कि ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नों से भरी सीरीज आपको काफी पसंद आ रही होगी और सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा। तो इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करिएगा। और हाँ, अगर कोई तैयारी कर रहा हो तो उस तक चैनल का लिंक अवश्य शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आपकी तैयारी को और गति देने के लिए साथ बने रहिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।